हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगे फ्रॉम रेनविस इन्वेस्टमेंट और आज हम डिस्कस करेंगे कैंसिल मेथोडोलॉजी। तो कैंसिल मेथोडोलॉजी के ऊपर इसके पहले भी मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं और ये थर्ड है। बेसिकली एवरी क्वार्टर हम वीडियो बनाते हैं, तो उसमें हम बेसिकली पिछले क्वार्टर के जो 10 स्टॉक्स है उसको परफॉर्मेंस भी देखते हैं और आने वाले क्वार्टर के लिए कौन से 10 स्टॉक्स है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो यूजुअली ये स्मॉल एंड मिड कैप के स्टॉक्स होते हैं, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। कई बार मार्केट में इस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स भी उठ के आते हैं कैंसिल मेथोडोलॉजी में। और कैंसिल मेथोडोलॉजी जो है ये बेसिकली विलियम ओ'नील ने 1960s में फॉर्मेशन किया था। तो ये कॉम्बिनेशन है ऑफ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। तो इसमें 7 पैरामीटर्स होते हैं कैंसिलिंग में, और ये बेसिकली अच्छे क्वालिटी और अच्छे बिजनेस जो होते हैं फंडामेंटल्स के हिसाब से उसको फिल्टर आउट करता है, और उसमें से जो स्टॉक्स मोमेंटम में होते हैं उन स्टॉक्स को फिल्टर करता है बेस्ड ऑन टेक्निकल पैरामीटर्स। इससे क्या होता है कि अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स जो मोमेंटम में है वो इमीडिएटली अच्छे रिटर्न्स देते हैं, बहुत हाई चांसेस होते हैं, और इसीलिए कैंसिल मेथोडोलॉजी वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टिंग स्टाइल भी है और वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न गिविंग इन्वेस्टिंग स्टाइल भी है। तो अपार्ट फ्रॉम कैंसिलिंग जो है पिट्रोस्की मॉडल है और मोमेंटम इन्वेस्टिंग, ये दोनों भी बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टिंग स्टाइल्स है, और ये तीनों जो है रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग स्टाइल है। इसमें कुछ रूल्स है, उन रूल्स को आप अपने हिसाब से थोड़ा सा नंबर्स देख के अगर आप फिल्टर आउट करोगे तो आपको स्टॉक्स मिल जाते हैं। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में मैंने काफी वीडियोस बनाए भी हैं और कैंसिलिंग का ये थर्ड वीडियो है हमारा, बट पिट्रोस्की मॉडल के ऊपर मैंने कभी वीडियोज बनाए नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि पिट्रोस्की मॉडल के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, डिटेल लेवल पे मैं उसका डिस्कशन भी करूंगा। और कमिंग टू कैंसिलिंग मेथोडोलॉजी, तो ये जो है ये बेसिकली 1998 से लेकर 2009 जो है ऑलमोस्ट 11 ईयर्स यूएस में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली इन्वेस्टिंग स्टाइल थी, एंड 1960 से लेके 2020 करेंटली ऑलमोस्ट 50 ईयर्स में भी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिंग स्टाइल है। तो सबसे पहले इसके क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देखेंगे और करेंटली जो 10 स्टॉक्स है कैंसिलिंग के हिसाब से कौन से वो भी समझेंगे। तो कैंसिल मेथोडोलॉजी जो है 1998 से लेकर 2009 ये टॉप परफॉर्मिंग स्ट्रेटेजी थी यूएस मार्केट में। तो कैंसिलिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले 7 मंथ्स पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसके बाद सेकंड वीडियो बनाई थी 2 महीने पहले। तो ये दोनों वीडियो आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा। अगर आपको डिटेल लेवल पे कैंसिलिंग मेथोडोलॉजी समझनी है तो इन वीडियोस को आप देख सकते हो। और वहीं अगर मैं क्विकली आपको समराइज करूं तो कैंसिलिंग में 7 लेटर्स होते हैं। सबसे पहला लेटर है सीसी, स्टैंड्स फॉर करंट क्वार्टर अर्निंग। तो करंट क्वार्टर अर्निंग का बेसिकली हम कंपैरिजन करते हैं ईयर ऑन ईयर, यानी सितंबर 2021 का हम कंपैरिजन करेंगे सितंबर 2020 के साथ और देखेंगे किस तरह की अर्निंग्स की ग्रोथ है। सेकंड फैक्टर आ जाता है ए फॉर एनुअल अर्निंग ग्रोथ, यानी लास्ट 3 इयर्स के अर्निंग्स पर शेयर की ग्रोथ किस तरह की रही है, चाहे वो 2019 के साथ 20 और 21 ये तीनों साल की कंपैरिजन करके देखेंगे। और थर्ड फैक्टर आ जाता है एन फॉर न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस, न्यू मैनेजमेंट, इस तरह की कोई इनोवेशन जो कंपनी में आई है जिसकी वजह से उसके फर्दर अर्निंग्स जो है और ग्रो हो सकते हैं। और अर्निंग्स पे फोकस कैंसिल मेथोडोलॉजी का बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसा पीटर लिंच भी कहते हैं, और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो कोई भी शेयर अपनी अर्निंग्स पर शेयर की ग्रोथ जिस तरीके की रहती है उसी ट्रेजेक्टरी में शेयर प्राइसेस भी मूव करते हैं। तो इसलिए अर्निंग्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी कंपनी के पर्सपेक्टिव से। अगला फैक्टर आ जाता है एस फॉर सप्लाई। तो सप्लाई की जब हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली शेयर की सप्लाई की बात हो रही है कि जिस तरीके से शेयर्स की जो क्वांटिटी है वो मार्केट से कंटिन्यूअसली कम होती रहे, जिससे एक डिमांड जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो एक स्केर्सिटी डिमांड आ जाती है। तो इसको बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे तो कोई भी कंपनी बाईबैक करती है तो अगेन वो सप्लाई का एक कंस्ट्रेंट ले आती है, जिसकी वजह से शेयर प्राइसेस फर्दर राइज कर सकती है। अगला फैक्टर हो जाता है एल फॉर लीडर भी हो सकता है, यानी वो अपने सेक्टर में अपने सेगमेंट में लीडर हो या फिर लगाड ना हो। लगाड का पर्सपेक्टिव ये है कि एटलीस्ट वो मोमेंटम में रहे और बहुत ज़्यादा आरएसआई उसका वीक ना हो। तो उस तरह के स्टॉक्स हमें आइडेंटिफाई करने चाहिए। तो ये बेसिकली एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से ये फैक्टर लगाया गया है। और अगला फैक्टर आ जाता है आई फॉर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, यानी प्रमोटर के पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है किसी भी बिजनेस की। और वहीं अगर हम एफआईआई और डीआईआई की बात करें तो उनको बिजनेस को बहुत प्रोफेशनली भापना आता है। उनको चाहे वो वैल्यूएशन हो या चाहे सेक्टर की ग्रोथ हो या कंपनी की अर्निंग पॉसिबिलिटी हो, वो सारी चीज़ों को असेस करने का मेथोडोलॉजी उनका सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इस वजह से जो है इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उस तरह के शेयर्स पिक करने की मेथोडोलॉजी है ये। और वहीं अगला फैक्टर जो है लास्ट वो है मार्केट डायरेक्शन। तो ये जो फैक्टर है ये टेक्निकल पर्सपेक्टिव से है कि वो जो शेयर है वो मोमेंटम अपवर्ड्स होना चाहिए। अगर वो मोमेंटम में नहीं होगा, अपवर्ड मोमेंटम में नहीं होगा, तो चाहे उसके अर्निंग्स क्यों ना ग्रो करे बट वो एक कंसोलिडेशन फेज में भी हो सकता है। तो इसलिए हमें एक मार्केट में उसकी मोमेंटम वाले स्टॉक्स हमें आइडेंटिफाई करने चाहिए। तो ये 7 फैक्टर्स हो जाते हैं जिसके बेसिस पे कैंसिलिंग के स्टॉक्स पिक होते हैं। तो हमारा सेकंड वीडियो जो है 24 सितंबर 2021 को आया था, और तब से लेके आज जो है 16 दिसंबर 2021 पे अगर मैं कंपेयर करूं, जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने 10 कंपनी जो डिस्कस किए थे, एस्ट्रल, विप्रो,
चोलामंडलम फाइनेंस, गुजरात गैस, दीपक नाइट्राइट, जेके लक्ष्मी, केपीआर मिल, वेल्सपन, पॉलीकैब और मैस्टेक, ये जो 10 कंपनी है इनके एब्सोल्यूट रिटर्न्स अगर हम देखें 24 सितंबर से लेके 16 दिसंबर 2021, ये 3 मंथ्स के आसपास की टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स जो है वो 7%, -5%, -7%, 1%, -5%, -7%, 42%, -7%, 0.70% और -12%। तो ये जो 10 के इंडिविजुअल एब्सोल्यूट रिटर्न्स है इस लास्ट 3 मंथ्स के पीरियड में, और रिटर्न्स आपको अगर मैं ओवरऑल एवरेज रिटर्न्स दिखाऊं तो वो है 0.80%, और वहीं XIRR पे देखें तो ऑलमोस्ट 3.5% के। तो ये जो रिटर्न्स है ये प्राइमरली इस वजह से भी है क्योंकि मार्केट जो है लास्ट 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुई नहीं है, ये बेसिकली एक कंसोलिडेशन फेज में है। और कैंसलिम क्योंकि एक तरीके के मोमेंटम को फॉलो करता है, तो मार्केट में जब मोमेंटम नहीं होता और साइडवे मूवमेंट होती है तो कैंसलिम जैसी मेथोडोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देती, और यही सेम चीज़ हम लास्ट 3 मंथ्स के क्वार्टर में देख सकते हैं। और इसी को मैं अगर कंपेयर करूँ टॉप म्यूचुअल फंड्स के साथ, तो जहाँ पे लास्ट 3 मंथ्स में SBI स्मॉल कैप ने 5%, निपॉन इंडिया ने 5%, एक्सिस ने ऑलमोस्ट 2.5%, कोटक ने ऑलमोस्ट 5% रिटर्न्स दिए हैं, वहीं कैंसलिम ने मात्र 0.8% का रिटर्न दिया। और उसका प्राइमरी रीजन है कि स्टॉक मार्केट इन जनरल जो है कंसोलिडेशन फेज में है, और इस तरह की कंसोलिडेशन फेज में जो है कैंसलिम की मेथोडोलॉजी जो है वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करती है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। और यहीं अगर मैं आपको पास्ट में भी दिखाऊं जब स्टॉक मार्केट मोमेंटम में होता है तब क्या होता है, तो आप देखोगे कि लास्ट क्वार्टर में जब हमने वीडियो बनाया था उस टाइम पे ये सबसे अच्छे परफॉर्मेंस दिए थे कंपेयर टू अदर फंड्स। और इसी को मैं अगर 17 अप्रैल से लेके 16 दिसंबर यानी स्टार्टिंग से लेके अब तक का अगर हम कंपैरिजन करें तो वहां पे भी इसके सबसे अच्छे रिटर्न्स है। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में मोमेंटम आएगा, ये जितने भी टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स है उसको हैंडसमली बीट भी करेगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी जो है ये मार्केट के मोमेंटम के साथ बहुत ज़्यादा प्ले करती है। करंटली अगर हम देखें टॉप 10 कैंसलिंग बेस्ड 10 स्टॉक्स के डिस्कशन करें तो सबसे पहला है एस्ट्रल। तो एस्ट्रल का अगर हम देखें तो सितंबर 2020 के कंपैरिजन में सितंबर 21 में EPS ग्रो हुआ है, और वहीं लास्ट 3 ईयर्स का EPS भी देखें तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। ROE देखें तो हेल्दी है, ऑलमोस्ट 23.6% है, और वहीं प्रोमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 55% और FII प्लस DI की 82%, तो ऑलमोस्ट 87% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 101% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, और रिटर्न्स दिखाने का प्राइमरी पर्पस ये है कि स्टॉक जो है अच्छे खासे मोमेंटम में है। और अगली कंपनी की बात करें तो विप्रो का अर्निंग्स पर शेयर अगर हम देखें सितंबर 20 के कंपैरिजन में सितंबर 21 में इंक्रीज हुआ है, और वहीं लास्ट 3 ईयर्स का देखें तो कंटिन्यूअसली 2019 से लेकर 2021 इंक्रीज हुआ है, फ्रॉम 14 टू 17 एंड 17 टू 19। और वहीं ROE की बात करें तो 20% का हेल्दी ROE है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 73% की प्रमोटर होल्डिंग है, और वहीं FII प्लस DI की होल्डिंग ऑलमोस्ट 19% है। तो ओवरऑल जो है ये ऑलमोस्ट 92% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। रिटर्न्स की बात करें तो 77% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 1 ईयर में, जो कि काफ़ी अच्छा है। और वहीं अगर हम थर्ड कंपनी की बात करें तो मैस्टेक का EPS देखें तो सितंबर 20 में जहां 20 का EPS था वो इंक्रीज होकर 24.38 हो गया है, और लास्ट 3 ईयर्स का भी देखें तो 42 टू 44 एंड देन 82 कंटिन्यूसली EPS जो है ग्रो हुआ है। ROE की बात करें तो हेल्दी है, 75% का ROE है, और वहीं प्रमोटर होल्डिंग देखें तो ऑलमोस्ट 37% है, और FII प्लस DI की होल्डिंग ऑलमोस्ट 28% है। तो लगभग 66% की होल्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और वहीं रिटर्न्स की बात करें तो 154% के अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 1 ईयर में। अगली कंपनी की बात करें तो जेके लक्ष्मी, तो इसकी अगर हम EPS देखें तो बहुत ज़्यादा राइज नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। और वहीं लास्ट 3 ईयर्स का EPS देखें तो 4.36 से इंक्रीज होकर 21 हुआ, और उसके बाद 34, तो ये काफ़ी अच्छी EPS ग्रोथ है। वहीं ROE देखे तो हेल्दी है, ऑलमोस्ट 21% का है, और वहीं प्रमोटर होल्डिंग देखे तो ऑलमोस्ट 46% का है, और FII प्लस DI की होल्डिंग देखे तो ऑलमोस्ट 39% का है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 85% की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। रिटर्न्स की बात करें तो 74% के अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने। अगली कंपनी की बात करें तो केपीआर मिल, तो केपीआर मिल की जब हम बात करें तो EPS जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.27 से इंक्रीज होकर 7.04 हुआ है, और वहीं लास्ट 3 ईयर्स का EPS देखे तो 46 टू 54 एंड देन 75, ऑलमोस्ट 75 हो गया है। तो काफ़ी अच्छी EPS ग्रोथ रही है। और वहीं ROE देखे तो हेल्दी है, 25% का अमेजिंग ROE है, और वहीं प्रोमोटर होल्डिंग देखे तो ऑलमोस्ट 75% का है, जो कि मैक्सिमम हो सकती है। और वहीं FII प्लस DI की होल्डिंग देखे तो ऑलमोस्ट 16.5% का है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 91% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। रिटर्न्स की बात करें तो 209% के अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने। अगली कंपनी की बात करें तो पॉलीकैब, तो पॉलीकैब का जब हम EPS देख रहे हैं तो अगेन जो है 4.32 से इंक्रीज होकर 7.03 हो गया है इन सितंबर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर। और वहीं लास्ट 3 ईयर्स का अगर हम देखें तो 35 से इंक्रीज होकर 2020 में 50 हुआ,
और 2021 में अगर हम देखें तो 59 हो गया, तो अमेजिंग ईपीएस ग्रोथ है। और वहीं आरओई की बात करें तो ऑलमोस्ट 20% का आरओई है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और वहीं होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 68% की होल्डिंग है और एफआईआई प्लस डीआई के पास ऑलमोस्ट 20% की होल्डिंग है, तो ओवरऑल 88% की स्ट्रांग होल्डिंग है। रिटर्न्स की बात करें तो 135% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए कंपनी ने लास्ट 1 ईयर, जो कि अमेजिंग है। और वहीं अगली कंपनी की बात करें तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स, तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स की बात करें तो ईपीएस ग्रोथ अगर आप देखो 3.69 से इंक्रीज होकर 5.26 हो गया इन सितंबर क्वार्टर। वहीं लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो ईपीएस 2019 6.22 था, वो इंक्रीज होकर 9.58 हुआ। और करेंटली अगर हम बात करें तो 14.5 का अर्निंग्स पर शेयर है, जो कि अमेजिंग है। और वहीं आरओई देखे तो ऑलमोस्ट 24% का अमेजिंग आरओई है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 37% की प्रमोटर होल्डिंग है और एफआईआई प्लस डीआई के पास ऑलमोस्ट 44% की होल्डिंग है, तो ऑलमोस्ट 80% जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। रिटर्न्स की बात करें तो 174% के अमेजिंग रिटर्न्स दिए कंपनी ने लास्ट 1 ईयर। और वहीं अगर हम अगली कंपनी की बात करें तो टीसीआई एक्सप्रेस, तो इसका अगर हम ईपीएस देखें तो 6.11 से इंक्रीज होकर 8.84 हो गया है। और वहीं लास्ट 3 ईयर्स का देखें तो 19 से इंक्रीज होकर 23.2 हुआ और इसका 26.17, जो कि अमेजिंग है। वहीं आरओई देखें तो ऑलमोस्ट 25% का अमेजिंग आरओई है। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो ऑलमोस्ट 67% है। वहीं एफआईआई प्लस डीआई के पास ऑलमोस्ट 16% की होल्डिंग है, तो ऑलमोस्ट 83% जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और वहीं रिटर्न्स की बात करें तो 145% के अमेजिंग रिटर्न्स दिए कंपनी ने लास्ट 1 ईयर। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये रिटर्न्स दिखाने का मेन पर्पस है कि स्टॉक्स जो है अच्छे खासे मोमेंटम में है और इस तरीके के मोमेंटम वाले स्टॉक्स को कंपनी पिक करती है। तो बेसिकली ये पहले फंडामेंटल्स के हिसाब से स्टॉक्स पिक करती है और उसमें से जो स्टॉक्स मोमेंटम में रहते हैं उसको ये पिक करने का स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है। और वहीं अगली कंपनी की बात करें तो रेडिको खैतान, तो रेडिको खैतान की अगर हम बात करें तो ईपीएस जो है 5.39 से इंक्रीज होकर 5.47 हुआ है ईयर ऑन ईयर सितंबर क्वार्टर के लिए। और वहीं ईपीएस की बात करें लास्ट 3 ईयर्स का तो 14 से इंक्रीज होकर 17.16 हुआ और करेंटली 2021 में 20 का ईपीएस हुआ है। और वहीं आरओई की बात करें तो 16.6% का हेल्दी आरओई है। और वहीं प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 40% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और वहीं एफआईआई प्लस डीआईआई की देखें तो ऑलमोस्ट 40% है, तो ऑलमोस्ट 80% स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो एफआईआई प्लस डीआईआई प्लस प्रमोटर ये जो होल्डिंग होती है ये जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है कंपनी में और कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में काफ़ी कुछ बता देती है इस तरह की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग। और वहीं रिटर्न्स की बात करें तो 138% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए कंपनी ने इन लास्ट 1 ईयर। अगली कंपनी की बात करें तो शीला फोम, तो शीला फोम की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ईपीएस आप देखो तो 14.14 से इंक्रीज होकर 15.66 हो गया है। और वहीं अगर हम बात करें ईपीएस का लास्ट 3 ईयर्स की ग्रोथ तो 27.4 से इंक्रीज होकर 39.6 हुआ 2020 में और वहीं 2021 में 48.73 हुआ, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और वहीं आरओई देखें तो ऑलमोस्ट 21% का है। और होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 73% की होल्डिंग है और एफआईआई प्लस डीआई के पास ऑलमोस्ट 25% की होल्डिंग है, तो ऑलमोस्ट 98% की होल्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, जो कि काफ़ी कुछ बता देता है। शीला फोम जो है म्यूचुअल फंड्स का वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक माना जाता है। तो शीला फोम जो है मैट्रेस के सेगमेंट में जो है मार्केट लीडर है। और अगर आप चाहते हो शीला फोम का मैं डिटेल्ड एनालिसिस करूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और रिटर्न्स की बात करें तो 97% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए कंपनी ने लास्ट 1 ईयर, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है और इन जनरल आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, स्पेशली वो दोस्त जो इन्वेस्टिंग में और स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट रखते हैं, ताकि उनको भी अच्छा क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिले। और अगर आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर टॉपिक मैं कवर करूँ अपने चैनल पे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं उसे इंक्लूड कर सकूं। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।